सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब कि ये क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। मतलब कि यहाँ से आपके दो लॉन्ग आंसर पक्के हैं। एसएसटी का जब आप लोग बोर्ड एग्जाम दोगे तो यहाँ पे दो लॉन्ग आंसर इसके कंफर्म है। तो आज हम लोग इसका रिवीजन लेक्चर लेकर आए हैं, जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि रिवीजन है तो हम लोग कुछ भी मतलब जो जो टॉपिक मेन है उसे एक्सक्लूड करके पढ़ेंगे। हम लोग इसे बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, बट थोड़ी पेस में पढ़ेंगे, थोड़ी जल्दी जल्दी। सो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का कहानी शुरू होती है हम लोगों की फर्स्ट नेशनलिज्म की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। जो हम लोगों का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ कहाँ था? उसमें इंडिया ने वॉर नहीं लड़ा था। कौन कौन लड़ा था? ब्रिटिश लड़े थे। मेनली आप बात करें तो यूरोप लड़ा था। कौन लड़ा था? मेनली यूरोप लड़ा था। बट उसका इंपैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ा? यहां से एक शॉर्ट आंसर जो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर बनता है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द नेशनलिज्म और द एनी टाइप ऑफ इंडिया? मतलब उसका क्या इम्पैक्ट था? तो आप वहां से लिख सकते हैं। देखिए, आंसर हम लोग ऐसे शुरू करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट। सो जो ब्रिटिशर्स थे, इम्पैक्ट इसका पहले कैसे बढ़ा? जो ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने कांग्रेस के लीडर से वो कहा कि हमको सपोर्ट करो। क्या करो? हमको सपोर्ट करो। मतलब जो कांग्रेस लीडर थे वो इंडियन से कनेक्टेड थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्टली इंडिया से नहीं कनेक्टेड थे। मतलब ये नहीं कि उनके जो इंडिया के नेटिव पीपल्स थे उनसे डायरेक्टली हम लोग वो लोग बात कर सके, क्योंकि वो लोग एकदम उनकी टोन अलग थे, इंग्लिश से बोलते थे। खैर, इंडिया में ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे उस टाइम पे, कुछ ही लोग थे जो बोला करते थे। खासतौर पे कांग्रेस के जो लोग थे वो लोग बात किया करते थे। और जो कांग्रेस के लोग थे उनका डायरेक्ट इंडिया के लोगों से कांटेक्ट था, डायरेक्ट। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट था। बट बात की जाए ब्रिटिशर्स की तो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो कांग्रेस के थ्रू अपना कांटेक्ट बना रहे थे। किससे? इंडियन के पीपल से। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया के लोग हम लोगों को अगर सपोर्ट करेंगे तो हम लोग उन्हें इंटरनल अफेयर्स में, कांग्रेस को हम लोग इंटरनल अफेयर्स में हम लोग उन्हें डोमिनेंस देंगे। मतलब जो भी इंटरनल अफेयर, जो भी इंडिया के कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, खैर उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स लिया करते थे हम लोगों के इंडिया का जो भी डिसीजन था, तो उनमें वो लोग इंडियंस को कम मतलब डोमिनेंस देते थे। कहते थे कि तुम लोगों की बात कम मानी जाएगी, ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस ज्यादा होता था। बट उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस से कहा कि अगर आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आपके जो पीपल है उन लोगों के इंटरनल अफेयर्स में हम कांग्रेस को डोमिनेंस देंगे, जिससे कि जो कांग्रेस है वो बात उठा सकेगी अपनी कि नहीं आपको ये नहीं करना, वो करना है, वो करना है, ये सब बात करेगी। नाउ इसका जो वॉर था, वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। यहां से ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इकोनॉमिक सिचुएशन में बात की जाए तो वॉर लोन्स की। देखिए, ब्रिटिशर्स थे वो सामने वाली जो कंट्री थी उससे जीतने के लिए, वर्ल्ड वॉर को जीतने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे? ज्यादा से ज्यादा वेपन खरीद रहे थे। वेपन खरीदने के लिए कहां से पैसे लगेंगे? पैसे कहां से आएंगे? इंडिया वाले से वॉर लोन से अपने एक्सपेंडिचर को खरीद रहे थे। जैसे कि इंडिया के पीसेंट्स पे टैक्सेस हाई कर देना, इनकम ड्यूटी लगा देना, वगैरह वगैरह, बहुत सारे टैक्सेस लगा दी, जिससे लोग बहुत पैसा निकाले और वेपन्स पे खर्चा करें, जिससे लोग वर्ल्ड वॉर को जीते। तो इससे क्या हुआ? इन लोगों ने वॉर लोन्स को कंप्लीट करने के लिए अपने वॉर के लोन्स जो हुए थे उनपे जो लोन्स पड़े थे उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया और इनकम टैक्स को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, टैक्सेस इंक्रीज किया एंड इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ कम ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए, अब इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन आपस में इंटरलिंक करते हैं, आपस में दोनों कनेक्टेड है। जैसे अगर जैसे जैसे इकोनॉमी पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका इफेक्ट पॉलिटिक्स पे भी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी के टाइम पे अगर कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे हम लोगों के पास टैक्सेस बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी हम लोग को गिरती जा रही है, तो हम लोग किससे ब्लेम करते हैं? डायरेक्ट गवर्नमेंट को करते हैं, पॉलिटिक्स को। मतलब कि इकोनॉमी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन से जैसे जैसे इकोनॉमी घटती जा रही थी, वॉर लोन्स बढ़ रहे थे, वॉर लोन्स को अपने फुलफिल करने के लिए उन लोगों ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, इनकम टैक्स ला दिए वगैरह, बहुत सारे कस्टम ड्यूटी ला दी, कस्टम ड्यूटी ये सब ला दिए। तो इन सबसे क्या हुआ? पॉलिटिकल सिचुएशन में इन दोनों का इंटरलिंक पड़ा। पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की जाए तो पॉलिटिकल में इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास आर्मी की कमी पड़ रही है। आर्मी कहां से लाए?
इंडिया वालों को भर के ले चलो। फोर्स्ड रिक्वायरमेंट इन विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस में इन्होंने जबरदस्ती लोगों को भर लिया कि नहीं तुम्हें आर्मी में आना है। ये नहीं पूछते थे कि तुमको आना है कि नहीं आना है, उनका ये बात था भाई तुमको आना ही आना है, मतलब कंप्लीटली तुम्हारे कोई भी मर्जी नहीं चलेगी, हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। सो फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगी आर्मी के अंदर, वो लोग जबरदस्ती ले जाके वहां पे लोगों को लड़ाई करवाया करते थे और उसमें जो आर्मी हुआ करते थे वो शहीद हो जाया करते थे। सो इससे विलेजेस पे भी काफी प्रभाव पड़ने लगा कि हम लोगों के घर से आदमियों को क्यों उठा लेके जा रहे हो और वहां पे हम लोग के आदमी जाके लड़ाई कर रहे हो और मर जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ, इम्बैलेंस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इम्बैलेंस बना, ठीक, पॉलिटिकल और इम्बैलेंस यहाँ पे बना, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्बैलेंस बना। नाउ 1918 टू 1921, देखिए 1918 और 1919 में इन इसके बीच और 1920-21 के बीच यहाँ पे 2 बार क्या आया, फूड का शॉर्टेज हो गई, फूड की बहुत ज्यादा, मतलब स्टारवेशन फैल गई। एक तरीके से लिख सकते हैं हम लोग फेमाइन, क्या आ गई, फेमाइन या स्टारवेशन, स्टारवेशन आ गई, फेमाइन या स्टारवेशन आ गई, जिसकी वजह से फूड की कमी पड़ गई। फूड की कमी कैसे पड़ी, जो क्रॉप्स थी वो उस टाइम पे फेल हो गई, क्रॉप्स फेल हो गई, मतलब क्रॉप्स सही से उगी नहीं और उनका क्रॉप्स का जो सही से रिवेन्यू हुआ उन सबको मिला नहीं, तो पीजेंट्स को अच्छे से रिवेन्यू नहीं मिला, क्रॉप्स जो थी वो एक तरीके से एकदम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। सो और उसी टाइम पे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया। ये एक बीमारी है जिससे कि 12 to 13 पीपल लोग मर गए, 12 से लेके 13 मिलियन पीपल लोग यहाँ पे मारे गए इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सब में कुछ नहीं करी, इन सब में मतलब कि जैसे कि होता है ना गवर्नमेंट अगर कि जो यहाँ पे हम लोगों के सिटीजन्स हैं उनका क्या अफेयर चल रहा है, उनके बारे में क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, अकाउंटेबिलिटी होती है कि हम लोगों को देखना है कि हमारे गवर्नमेंट से जो हम लोगों के सिटीजन्स है वो कैसे है, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो यहाँ से क्या बन रहा था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इम्बैलेंस बन रहा था। नाउ द रिटर्न ऑफ गांधी जी, महात्मा गांधी यूरोप वहां पे थे, साउथ अफ्रीका, कहाँ पे, ऐसे साउथ अफ्रीका थे, वो 9 जनवरी 1950 को वापस आए, कहां से, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए, और उसी दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जानते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में 1 मार्क्स में पूछता है कि प्रवासी भारतीय दिवस वाई इट इज सेलिब्रेटेड, या फिर वेरी शॉर्ट में बन जाएगा कि वाई प्रवासी दिवस इज सेलिब्रेटेड, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया बिफोर आफ्टर इन 1915। ओके, नाउ महात्मा गांधी का एक आइडिया था जिसे हम लोग, बहुत ही फेमस ये आइडिया है सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया क्या था सत्याग्रह के बारे में, तो हम लोग सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। सत्याग्रह मतलब होता है ट्रूथ इज द सब्सटेंस ऑफ सोल। महात्मा गांधी ने कहा कि जो ट्रूथ इज द सब्सटेंस ऑफ सोल और एंड नॉट वेपन ऑफ वीक्स। उन्होंने कहा कि हमें कोई भी अगर किसी भी गवर्नमेंट को हटाना है तो हम लोग यहाँ पे वायलेंस नहीं करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना है, हमें वायलेंस नहीं करना है, हमें नॉन वायलेंस से काम लेना है। कैसे नॉन वायलेंस है, बिना हथियारों का इस्तेमाल किए हुए, हम लोग हथियार कम से कम मतलब यूज ही नहीं करेंगे, हम अपनी भाषा से उन्हें ऐसा करेंगे कि उनको जब हम लोग उन्हें एक तरीके से ऐसा मजबूर कर देंगे कि उन्हें इंडिया छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। तो ट्रूथ इज द सब्सटेंस ऑफ सोल। और उन्होंने ये भी कहा नॉट अ वेपन ऑफ वीक्स, मतलब कि नॉन वायलेंस कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं, ये वीक लोगों का, कमजोर लोगों का हथियार नहीं है, ये कौन बड़े से बड़े लोग भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका गए थे, उन्हें पता है ये सब के बारे में। तो उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस हमें करना है, क्या करना है, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस हमें करना है और हमें वायलेंस नहीं करना है। नाउ कमिंग इन सत्याग्रह। सत्याग्रह में उन्होंने 3 सत्याग्रह आंदोलन करे, 3 सत्याग्रह मूवमेंट में, एक है चंपारण, एक है अहमदाबाद, एक है खेड़ा सत्याग्रह। अब चंपारण के बारे में समझ लेते हैं, यहीं पे रिवाइज करते हुए। चंपारण 1917 में स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, जो इंडिगो था, इंडिगो प्लांट आप लोग जानते होंगे जिससे डाई बनाई जाती है, तो ब्रिटेन में क्या हुआ था, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक न्यू कंपनी या फैक्ट्री आई थी जो कि आर्टिफिशियल डाई बनाया करती थी, आर्टिफिशियल तरीके से कपड़ों को कर दिया करती थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहां पे कम दाम में बिकता था, तो इन्होंने कहा कि भाई कंपटीशन तो करना पड़ेगा, तो इनसे ज्यादा इंडिगो क्या करने लगे, इंडिगो जो हुआ करता था, इंडिगो के प्लांट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिए और उनसे पैसे रिवेन्यू मांगने लगे कि रिवेन्यू दो, और इतने ज्यादा अमाउंट में हर जगह खाली तुम्हें इंडिगो ही चारों तरफ इंडिगो तुम्हें उगाना है।
इंडिगो क्रॉप। किसान ने कहा कि भाई ऐसे तो जमीन बंजर हो जाएगी, क्योंकि इंडिगो जो एक बार जहां पे भी अगर इंडिगो का पूरा अगर क्रॉप की सोइंग ये सब हो जाती है, इरिगेशन पूरा कर देते हैं, कल्टीवेशन, देन उसके बाद क्या हो जाता है, वो जो पूरी लैंड होती है वो एकदम से मतलब बंजर हो जाती है। तो किसान इसे करने से डरा करते थे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हम ये वाला ये सब नहीं करेंगे, पर जबरदस्ती उन्हें किया गया कि आपको करना ही करना है, करना ही करना है। तो वहां पे गांधी जी आए और गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा और किसानों की तरफ से आवाज उठाई कि हमें ये नहीं करना, नहीं करना है, और एट द एंड ब्रिटिशर्स को उनकी बात मानना पड़ा। तो चंपारण सत्याग्रह पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। नाउ अहमदाबाद में मिल, कॉटन मिल वर्कर्स, जो कॉटन मिल होता है वहां पे वर्कर्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर रखा था कि हमको ढंग से पैसे नहीं मिलते, ये कॉटन उगाने को इतना इतना कहते हैं, ये सब वहां पे कॉटन के बारे में था अहमदाबाद में। तो ये वहां पे अहमदाबाद में भी गए, वहां पे भी अपना मूवमेंट को सक्सेसफुल किए, कॉटन मिल की तरफ से इन्होंने आवाज उठाई। खेड़ा सत्याग्रह में, खेड़ा सत्याग्रह भी गुजरात में ही है, ये गुजरात में भी है, ये 1918 में इसे चलाए थे। अहमदाबाद और खेड़ा दोनों 1980 में करे थे। तो यहाँ पे उन्होंने किया और ये मूवमेंट को सक्सेसफुल रखे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।